किसी भी शानदार इमारत को बनते हुए देखना ना बड़ा दिलचस्प होता है। मतलब हम अक्सर उसकी खूबसूरत दीवारों या बालकनी की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, और उसकी छत की डिजाइन की भी। हाँ, लेकिन कोई भी उस नींव की बात नहीं करता जो जमीन के नीचे अंधेरे में छिपी होती है। जो कि असल में सबसे जरूरी हिस्सा है। सही कहा। अगर वो नींव ही कमजोर हो या कह लें कि उसमें गलत सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल किया गया हो, तो इमारत टिकेगी नहीं। बिल्कुल नहीं टिकेगी। बाहर से वो चाहे कितनी भी आधुनिक और चमकदार क्यों ना दिखे, भूकंप के एक हल्के से झटके में वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाएगी। एकदम सही बात है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय भी कुछ ऐसा ही है। सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज हमारे टेबल पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के नोट्स, पेपर्स और केस स्टडीज का एक पूरा स्टैक पड़ा है। हाँ, और आज हमारा मिशन इन्हीं स्रोतों को खंगालकर उस नींव को समझना है। वो नींव जिस पर पूरी रिसर्च टिकी होती है, जिसे हम डेटा कलेक्शन या डेटा संग्रह कहते हैं। हम्म। वैसे हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यूट्यूब पर आने वाले सर्वे तो भरे ही होंगे या न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल देखे होंगे। हाँ हाँ, वो तो रोज का ही काम है आजकल। तो क्या कभी ये सोचा है कि शोधकर्ता ये कैसे तय करते हैं कि उन्हें जानकारी कैसे निकालनी है? आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि रिसर्चर लागत यानी कॉस्ट और गहराई यानी डेप्थ के बीच का ये मुश्किल चुनाव कैसे करते हैं। और वो भी खास तौर पर दो सबसे बड़े औजारों के बीच, प्रश्नावली जिसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, और साक्षात्कार अनुसूची यानी इंटरव्यू स्केड्यूल। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम बुनियादी स्तर पर समझें तो ये सिर्फ सड़क पर चलते हुए लोगों से कुछ बेतरतीब सवाल पूछने का मामला तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आप इन रिसर्च पेपर्स को देखें तो एक शब्द बार बार उभर कर आता है, और वो है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर चीज को एक जैसा रखना। हाँ बिल्कुल। जब कोई रिसर्चर एक बहुत बड़ी आबादी का अध्ययन कर रहा होता है, मान लीजिए पूरे एक राज्य का, तो सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती क्या होती है? यही कि डेटा सही मिले। हाँ, लेकिन डेटा सही तब मिलेगा जब हर एक व्यक्ति से बिल्कुल एक ही बात बिल्कुल एक ही तरीके से पूछी जाए। इसे रिसर्च की भाषा में समान उद्दीपन या सेम स्टिमुलस कहा जाता है। अच्छा, सेम स्टिमुलस। जरा सोचिए, अगर हम 10 अलग-अलग लोगों से खुशी का पैमाना अलग-अलग तरीके से पूछेंगे, तो हम उनके जवाबों की तुलना कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर सवाल ही अलग है तो जवाब भी अलग संदर्भ में होगा। बिल्कुल। बिना मानकीकरण के हमारा सारा डेटा सिर्फ एक शोर या कह लें कि नॉइज बनकर रह जाएगा। तो सबसे लोकप्रिय तरीका जो सामने आता है वो है Yes. प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर, हाँ, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि प्रश्नावली को हम रिसर्च की दुनिया का द साइलेंट ऑब्जर्वर कह सकते हैं। एक खामोश पर्यवेक्षक। बहुत ही सटीक नाम दिया है ना? क्योंकि ये लिखित प्रश्नों का एक व्यवस्थित सेट होता है जिसे उत्तरदाता यानी जानकारी देने वाला व्यक्ति खुद पढ़ता है और खुद ही भरता है। हाँ। रिसर्चर वहां उस कमरे में मौजूद नहीं होता। एकदम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ये बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन की तरह है। मशीन पूरी तरह मानकीकृत है। आप जो बटन दबाएंगे आपको वही स्नैक मिलेगा। हाँ, और इस वेंडिंग मशीन वाली व्यवस्था के पीछे ना एक बहुत ही गहरा दार्शनिक आधार काम करता है, जिसे पॉजिटिविस्ट पैराडाइम यानी प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, ये क्या होता है? 19वीं सदी में जब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान बड़ी तरक्की कर रहे थे, तब कुछ समाजशास्त्रियों को लगा कि समाज को भी एक प्रयोगशाला की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, मतलब इंसानों पर भी साइंस वाले नियम लगाना। बिल्कुल। ये विचारधारा मानती है कि जिस तरह हम विज्ञान में थर्मोमीटर से तापमान नाप सकते हैं, ठीक उसी तरह इंसानी व्यवहार, उनकी राय और समाज की वास्तविकता को भी एक स्केल पर नापा जा सकता है। अरे वाह! लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त ये रखी गई कि शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच एक दूरी या डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है। वैज्ञानिक सटीकता के लिए इंसानी दूरी को जरूरी क्यों माना गया? मतलब रिसर्च तो इंसानों के बारे में ही हो रही है ना? इंसानों के बारे में है, लेकिन इंसानी भावनाएं अक्सर डेटा को प्रदूषित कर सकती हैं। वो कैसे? सोचिए, अगर रिसर्चर आपके सामने खड़ा है और आपसे कोई व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा है, तो आप शायद दबाव महसूस करें। जी। या हो सकता है उसके चेहरे के भाव देखकर आप अपना जवाब ही बदल दें। हाँ, ये तो है। हम अक्सर सामने वाले को खुश करने वाला जवाब दे देते हैं। बस यही। इसीलिए पॉजिटिविज्म का मानना है
कि वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए रिसर्चर को समीकरण से बाहर ही रहना चाहिए। सिर्फ सवाल होने चाहिए और जवाब देने वाला होना चाहिए। तो इस दूरी को कायम रखने के लिए जो प्रश्नावली डिजाइन की जाती है वो भी कई तरह की होती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली वो है जिसमें पहले से ही विकल्प दिए होते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस सवाल। हाँ, मल्टीपल चॉइस। ये डेटा को गिनने और उसका गणितीय विश्लेषण करने में बहुत आसान होती है। बिल्कुल, एकदम क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसके विपरीत अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली में खुले सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों को डिजाइन करने के भी कुछ सख्त नियम है। जैसे एक नियम है लीडिंग या लोडेड सवालों से बचना। ये नियम इंसानी मनोविज्ञान से सीधे तौर पर जुड़ा है। लीडिंग सवाल वे होते हैं जो उत्तरदाता को अनजाने में एक खास दिशा में धकेलते हैं। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे शहर में ये नई खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री तुरंत बंद होनी चाहिए? ओह, इसमें तो खतरनाक शब्द पहले ही डाल दिया। हाँ, इसमें खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाली जैसे शब्द लोडेड हैं। तो ऐसे में उत्तरदाता का दिमाग कैसे काम करता है? वो इस झांसे में क्यों आ जाता है? क्योंकि इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से अपनी संज्ञानात्मक ऊर्जा यानी कॉग्निटिव एनर्जी बचाना चाहता है और हम अक्सर सामाजिक सहमति की ओर झुकते हैं। मतलब कोई विवाद नहीं करना चाहता। बिल्कुल। जब सवाली आपको बता रहा है कि सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग बस हाँ पर टिक कर देते हैं। इससे बचाना बहुत जरूरी है। तो सही सवाल कैसा होना चाहिए? सवाल बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, जैसे इस नई फैक्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? बस इतना। समझ गया। और इसके अलावा प्रश्नों का क्रम भी हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, ताकि उत्तरदाता का दिमाग धीरे धीरे विषय में प्रवेश करे। एकदम से कोई भारी सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। हाँ। अगर हम उस वेंडिंग मशीन वाले उदाहरण पर वापस जाएं, हाँ। तो मैं उस मशीन से ये नहीं पूछ सकता कि ये चिप्स का पैकेट अच्छा क्यों है या इसमें कौन से मसाले हैं। बिल्कुल नहीं पूछ सकते। प्रश्नावली में भी तो रिसर्चर मौजूद नहीं है। अगर उत्तरदाता किसी सवाल का बिल्कुल गलत मतलब निकाल ले तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मान लीजिए सवाल है कि क्या आप नियमित रूप से ड्रिंक करते हैं? हाँ। अब रिसर्चर का मतलब शायद कोल्ड ड्रिंक या पानी से है। बिल्कुल। लेकिन उत्तरदाता सोचता है कि बात शराब की हो रही है और वो डरकर नहीं लिख देता है। हाँ, और रिसर्चर को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि गलत अर्थ निकाला गया है। क्या ये इस खामोश पर्यवेक्षक की सबसे खतरनाक खामी नहीं है? ये एक बहुत ही गंभीर खामी है। रिसर्च पेपर्स में भी मिस इंटरप्रिटेशन को प्रश्नावली का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। जब कोई रिसर्चर वहां स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद ही नहीं है, तो डेटा की पूरी इमारत एक गलतफहमी पर खड़ी हो सकती है। तो क्या इसका कोई ठोस उपाय है या हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं? नहीं, इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपाय है, जिसे हम पायलट टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे फिल्मों का ट्रायल शो होता है? बिल्कुल वैसा ही। कोई भी गंभीर रिसर्चर अपनी प्रश्नावली सीधे 10,000 लोगों को नहीं भेजता। पहले वो इसे 20 या 50 लोगों के एक छोटे समूह पर टेस्ट करता है और फिर उनका रिएक्शन देखता है। हाँ, वो उनसे फीडबैक लेता है कि क्या कोई सवाल भ्रमित करने वाला था, क्या किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। इस पायलट टेस्टिंग से वो ड्रिंक जैसी गलतफहमियों को मुख्य रिसर्च शुरू होने से पहले ही पकड़ लेता है और फिर सवाल की भाषा सुधार देता है। एकदम सही। ये तो ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रश्नावली की एक और बड़ी सीमा है जो मुझे हमारे नोट्स में नजर आई। कौन सी? जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते, यानी हमारी निरक्षर आबादी, वे तो इस पूरी रिसर्च प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते हैं। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। प्रश्नावली कम खर्चीली है, ये हमें विश्वसनीयता की गारंटी भी देती है, क्योंकि सवाल नहीं बदल रहे। ये एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन इसमें गहराई नहीं है और ये समाज के एक बड़े हिस्से को बाहर कर देती है। और यही वो बिंदु आता है जहां रिसर्च का दायरा और समाज की वास्तविकता आपस में टकराते हैं। जब हमें सिर्फ संख्याओं से काम नहीं चलाना होता, जब हमें किसी सामाजिक मुद्दे की गहरी मानवीय परतों को समझना होता है या उन लोगों की आवाज सुननी होती है जिन्हें कागज और कलम से डर लगता है, तब हमें अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे महत्वपूर्ण टूल की, साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू शेड्यूल। बिल्कुल। इसे हम इन रिसर्च पेपर के आधार पर द ह्यूमन कनेक्शन कह सकते हैं। ये भी सवालों की एक सूची ही है, लेकिन यहाँ इसे उत्तरदाता खुद नहीं भरता। हाँ,
या एक इंटरव्यूअर आमने सामने बैठकर सवाल पूछता है और खुद जवाबों को दर्ज करता है। ये तो बिल्कुल रेडीमेड कपड़े खरीदने के बजाय एक टेलर के पास जाने जैसा हो गया। टेलर के पास कैसे? देखिए, रेडीमेड कपड़े सस्ते होते हैं, मानकीकृत होते हैं, लेकिन हर किसी को एकदम फिट नहीं आते। वहीं एक टेलर, एक बिस्पोक टेलर आपके नाप के अनुसार चीजों को एडजस्ट करता है। वो आपसे पूछता है कि कहाँ टाइट है, कहाँ ढीला है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। और उस टेलरिंग की प्रक्रिया में एक बहुत ही अलग दार्शनिक पहलू जुड़ जाता है। कौन सा पहलू? प्रश्नावली जहां पॉजिटिविज्म पर टिकी थी, वहीं इंटरव्यू शेड्यूल एक हाइब्रिड मॉडल है। इसमें सवालों की सूची पहले से तय होने के कारण स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें इंटरप्रेटिविज्म का सिद्धांत भी शामिल हो जाता है। इंटरप्रेटिविज्म मतलब अर्थ निकालना। हाँ, इंटरप्रेटिविज्म मानता है कि इंसानी वास्तविकता कोई भौतिक तापमान नहीं है जिसे आप दूर से नाप लें। किसी शब्द का क्या अर्थ है, ये उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें वो कहा गया है। एक मुस्कान का मतलब खुशी भी हो सकता है और घबराहट को छिपाने की कोशिश भी। बिल्कुल, ये संदर्भ सिर्फ आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए ही समझा जा सकता है। तो यहाँ साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर सिर्फ एक रोबोट या फॉर्म भरने वाला डेटा कलेक्टर नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, इंटरव्यूअर खुद एक मेथोडोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है, एक उपकरण बन जाता है। हाँ, उसकी सबसे पहली और सबसे नाजुक जिम्मेदारी होती है उत्तरदाता के साथ एक रैपो बनाना। रैपो मतलब एक रिश्ता या तालमेल। हाँ, एक ऐसा आपसी विश्वास स्थापित करना जहां सामने वाला इंसान अपनी झिझक छोड़ दे। जब तक उत्तरदाता सुरक्षित और सहज महसूस नहीं करेगा, वो कभी अपनी सच्ची राय नहीं देगा। ये तो है। और जब ये रैपो बन जाता है, तब इंटरव्यूअर अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करता है, प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी गहराई में उतरना। हमारे केस स्टडीज में इसका कोई जमीनी उदाहरण है क्या? मान लीजिए एक रिसर्चर शहरी प्रवासन यानी अर्बन माइग्रेशन पर अध्ययन कर रहा है। वो एक मजदूर से पूछता है कि आपको शहर में कैसा लगता है। ठीक है। मजदूर कहता है, बस कट रही है। अब अगर ये एक प्रश्नावली होती तो डेटा में कट रही है या ठीक ठाक दर्ज हो जाता। हाँ। और बात खत्म हो जाती। लेकिन इंटरव्यू में रिसर्चर चेहरे के भाव पढ़ता है और प्रोबिंग करता है। वो पूछता है, आपके कट रही है कहने का क्या मतलब है? पिछले महीने जब आप बीमार पड़े थे तब क्या हुआ था? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल हो गया। हाँ। इस एक अतिरिक्त सवाल से मजदूर अपनी असुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अकेलेपन की जो कहानी बताता है, वो गहराई प्रश्नावली में कभी नहीं मिल सकती। ये गहराई तो वाकई कमाल की है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी नजर आ रहा है। कैसा खतरा? देखिए, अगर इंटरव्यूअर लगातार बातचीत को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, चेहरे के भाव पढ़ रहा है और गहराई में जाने के लिए अतिरिक्त सवाल पूछ रहा है, तो क्या वो अनजाने में अपने खुद के विचार या पूर्वाग्रह डेटा में नहीं डाल देगा? जिसे हमारे नोट्स में इंटरव्यूअर बायस कहा गया है। और एक और बात, क्या लोग आमने सामने सच बोलते हैं? मुझे लगता है कि इंसान की फितरत है अच्छा दिखना। ये आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जिसे रिसर्च की भाषा में सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कहा जाता है। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस? हाँ, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम स्वाभाविक रूप से समाज में स्वीकृति चाहते हैं। जब हमारे सामने कोई पढ़ा लिखा रिसर्चर बैठा होता है, तो हमारा दिमाग अनजाने में हमें वो जवाब देने पर मजबूर करता है जो हमें अच्छा या जिम्मेदार नागरिक साबित करे। सच नहीं बोलने देता। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि क्या आप कचरा सड़क पर फेंकते हैं? असल में रोज कचरा फेंकते हो। एकदम सही। और साथ ही इंटरव्यूअर का टोन, उसके पूछने का तरीका या यहाँ तक कि उसकी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज भी उत्तरदाता के जवाब को बदल सकती है। यही तो इंटरव्यूअर बायस है। बाप रे, अगर डेटा में इतनी मिलावट होने का खतरा है, तो हम इस डेटा पर वैज्ञानिक रूप से कैसे भरोसा कर सकते हैं? रिसर्चर इस चुनौती से कैसे निपटते हैं? इसका एकमात्र समाधान है सख्त और गहन ट्रेनिंग। इंटरव्यूअर को ये सिखाया जाता है कि कैसे पूरी तरह से तटस्थ रहना है, न्यूट्रल रहना है। हाँ, कोई ऐसा भाव नहीं देना जिससे लगे कि वे उत्तरदाता को जज कर रहे हैं। बिना अपनी राय थोपे सही तरीके से प्रोबिंग कैसे करनी है, ये कला उन्हें सिखाई जाती है। और इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी। बिल्कुल। यही कारण है कि इंटरव्यू शेड्यूल बहुत महंगा होता है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। एक रिसर्चर को सिर्फ लोगों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि डेटा इकट्ठा करने वाले इंटरव्यूअर्स की एक पूरी फौज को हफ्तों तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
तो अब तक की हमारी इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है। दोनों की अपनी खूबियां और कमियां हैं। ये असल में एक महामुकाबला है, लागत बनाम गहराई का, कॉस्ट वर्सेस डेप्थ। एक शोधकर्ता, खास तौर पर अगर कोई छात्र अपनी पहली रिसर्च कर रहा हो, तो वो ये चुनाव कैसे करेगा? इस चुनाव को समझने के लिए ना हमें दो तकनीकी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हाँ, रिलायबिलिटी का मतलब है निरंतरता या कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ही सवाल बार बार पूछें तो क्या परिणाम समान होते हैं? प्रश्नावली में मानकीकरण के कारण रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है। अच्छा, और वैलिडिटी? वैलिडिटी का मतलब है सटीकता या सच्चाई। क्या आप सच में वही नाप रहे हैं जो आप नापना चाहते हैं? इसे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में एक वजन नापने वाली मशीन है जो खराब है। ठीक है। मेरा असली वजन 70 किलो है, लेकिन मशीन मुझे हमेशा 60 किलो दिखाती है। मैं उस पर आज खड़ा हूँ, कल खड़ा हूँ या 10 दिन बाद वो 60 किलो ही दिखाएगी। तो ये मशीन रिलायबल तो बहुत है क्योंकि ये लगातार एक ही परिणाम दे रही है, लेकिन इसकी वैलिडिटी शून्य है क्योंकि ये सच्चाई नहीं बता रही। अरे वाह, ये उदाहरण एकदम सटीक बांटता है। प्रश्नावली रिलायबल है, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल वैलिडिटी सुनिश्चित करता है। अच्छा, इंटरव्यू में आप प्रोबिंग करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि व्यक्ति ने सवाल का वही अर्थ समझा है जो आप पूछना चाहते थे। वहां खराब मशीन जैसी कोई गुंजाइश नहीं बचती। चलिए इस पूरे कॉस्ट वर्सेस डेप्थ के ट्रेड ऑफ को एक और नजरिया देते हैं। मान लीजिए हमें किसी बहुत बड़े और घने जंगल का अध्ययन करना है। दिलचस्प है। प्रश्नावली का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे एक ड्रोन कैमरे से उस पूरे जंगल की तस्वीर लेना। इसमें लागत कम है, समय कम लगेगा और आपको पूरे जंगल का एक व्यापक नजारा या ब्रेड्थ मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जंगल की सीमाएं कहां तक हैं। बिल्कुल। लेकिन उस ऊंचाई से उड़ने वाले ड्रोन से आप ये कभी नहीं देख पाएंगे कि नीचे एक विशिष्ट पेड़ के पत्तों पर कौन सी चींटियां चल रही हैं या मिट्टी में कौन सी फफूंद उग रही है। वो गहराई छूट जाएगी। हाँ, दूसरी तरफ इंटरव्यू शेड्यूल का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खुद उस जंगल में पैदल उतर जाएं। इसमें आपका बहुत समय लगेगा, पैसा खर्च होगा, पसीना बहेगा और शायद आप पूरे जंगल का 5% हिस्सा भी कवर न कर पाएं। लेकिन जिन पेड़ों तक आप पहुंचेंगे, आप उनके एक एक पत्ते की गहराई को डिकोड कर पाएंगे। बिल्कुल। ये ड्रोन और मैग्नीफाइंग ग्लास का फर्क ही ना, क्वांटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन का बुनियादी फर्क, आंकड़ों के गणित और अर्थ समझने का फर्क। तो क्या एक शोधकर्ता को हमेशा इनमें से किसी एक को ही चुनना पड़ता है या कोई ऐसा तरीका है जहां हम इन दोनों को मिला सकें? आज की आधुनिक रिसर्च में अक्सर इन दोनों को मिलाया जाता है, जिसे मिक्स्ड मेथड्स कहते हैं। मिक्स्ड मेथड्स? हाँ, पहले ड्रोन से एक व्यापक सर्वे कर लिया जाता है, यानी प्रश्नावली भेज दी जाती है, और फिर जो दिलचस्प इलाके नजर आते हैं वहां जाकर कुछ चुनिंदा लोगों से गहराई से पूछताछ की जाती है, यानी इंटरव्यू। ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया। हाँ, लेकिन अंततः टूल का चुनाव 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपके शोध का उद्देश्य क्या है। दूसरा, आपकी आबादी की प्रकृति कैसी है, वे पढ़े लिखे हैं या निरक्षर। और तीसरा, आपके पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं, यानी समय और पैसा। और आजकल तो डिजिटल क्रांति ने इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख दिया है। हमारे पास ऐसे ऐसे डिजिटल उपकरण आ गए हैं जिन्होंने कॉस्ट और समय दोनों को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। हाँ, गूगल फॉर्म्स का ही उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल। गूगल फॉर्म्स ने तो प्रश्नावली की दुनिया में तहलका मचा दिया है। लिंक शेयर किया और रातों रात हजारों लोगों का डेटा एक्सेल शीट में आ गया, एकदम सेकंड्स में। इसके अलावा हमारे नोट्स में कुछ और दिलचस्प डिजिटल टूल्स का जिक्र है, जैसे केपी यानी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू और केटी यानी कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। ये दोनों तकनीकें ना डेटा कलेक्शन को तेज करने के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये काम कैसे करते हैं? केपी असल में आमने सामने का ही इंटरव्यू है, लेकिन इसमें कागज की जगह टैबलेट या लैपटॉप होता है। जब आप किसी मॉल में जाते हैं और कोई व्यक्ति टैबलेट लेकर आपसे फीडबैक मांगता है और आपके जवाब सीधे टाइप करता जाता है, तो वो केपी का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इससे डेटा एंट्री का समय बच जाता होगा? हाँ, कागज से कंप्यूटर में डेटा डालने का समय और गलतियां दोनों बच जाती हैं। दूसरी तरफ कैटी वो सिस्टम है जो अक्सर कॉल सेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर केयर का ऑपरेटर फोन पर आपसे बात कर रहा होता है और उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल अपने आप आते जाते हैं और वो आपके जवाब दर्ज करता जाता है। तकनीक ने निश्चित रूप से कागज के पुलिंदों का बोझ कम कर दिया है,
लेकिन इन सभी नोट्स और किताबों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है। वो क्या? चाहे आप कागज का इस्तेमाल करें, टैबलेट का या गूगल फॉर्म का, रिसर्च के बुनियादी एथिक्स या नैतिक विचार कभी नहीं बदलते। बिल्कुल सही बात है। और ये एथिक्स सिर्फ कोई नैतिक प्रवचन नहीं है, बल्कि ये डेटा की पवित्रता बनाए रखने का एक वैज्ञानिक नियम है, जिसे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। यानी उत्तरदाता को पूरी जानकारी देकर उसकी सहमति लेना, ये सबसे अनिवार्य शर्त है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे किस चीज का हिस्सा बन रहे हैं। और शायद प्राइवेसी भी। हाँ, गोपनीयता और गुमनामी सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को ये डर होगा कि उसका नाम या उसका जवाब सार्वजनिक हो जाएगा या उस पर कोई मुसीबत ला सकता है, तो वो कभी सच नहीं बोलेगा। तो एथिक्स का पालन करना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना नहीं है, बल्कि ये अच्छे और सच्चे डेटा की गारंटी है। तो इतने सारे रिसर्च पेपर्स और फील्ड नोट्स को खंगालने के बाद हमारे लिए इसका असल मतलब क्या है? जो भी छात्र या नया रिसर्चर इस डीप डाइव को सुन रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि शोध के उपकरण, चाहे वो ड्रोन रूपी प्रश्नावली हो या मैग्नीफाइंग ग्लास रूपी इंटरव्यू शेड्यूल, ये केवल टूल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप जो टूल चुनते हैं वो ये तय करता है कि आपको दुनिया की कैसी तस्वीर दिखेगी। अगर आप सिर्फ ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको जंगल का दर्द कभी दिखाई नहीं देगा। आपकी रिसर्च की नींव उसी दिन रखी जाती है जिस दिन आप ये तय करते हैं कि आप लोगों से जानकारी कैसे मांगेंगे। बहुत ही उम्दा बात कही आप है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए। जी बताइए। जैसा कि हमने चर्चा की, आज के समय में गूगल फॉर्म्स, ऑनलाइन सर्वे और मोबाइल ऐप्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये सस्ता है, बहुत तेज है और इसे मैनेज करना बहुत आसान है। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, यदि केवल पैसे और समय की बचत करने के लिए रिसर्च करने वाली संस्थाएं पूरी तरह से इन डिजिटल टूल्स पर निर्भर हो जाएं, तो इस युग में उन लोगों की आवाजें कैसे सुनी जाएंगी जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है? ओह, ये तो बहुत बड़ा वर्ग है। हाँ, या उन लोगों की आवाजें जिन्हें आज भी पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या सस्ते और तेज डेटा की हमारी ये चाहत हमारी सामाजिक वास्तविकता की समझ को ही स्थायी रूप से बदल रही है? क्या हम अनजाने में एक ऐसे समाज का नक्शा तो नहीं बना रहे जिसमें हाशिए पर खड़े लोग डेटा से ही गायब कर दिए गए हैं? अगर हमारी रिसर्च रूपी इमारत की नींव के नक्शे में ही समाज का एक बड़ा हिस्सा गायब हो, तो हम सचमुच कैसी इमारत खड़ी कर रहे हैं? ये वाकई बहुत बेचैन करने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के स्रोत खंगालने और उसकी गहराइयों में उतरने के लिए।